बन की शेप का वो बाउल्डर लगभग 1 मीटर ऊंचा था। जब आशु करीब आया तो उसने उसका ऊपरी हिस्सा ध्यान से देखा। बाउल्डर के बीच में एक व्हाइट जेड बाइनक्स एम्बेडेड था। जब आशु ने देखा कि व्हाइट जेड बाइनक्स पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग नहीं लग रहा था, तो उसने पूछा, क्या तुमने जिस मिथिकल आइटम का जिक्र किया था वो इस जेड बाइनक्स में है? नहीं, वो जेड बाइनक्स ही मिथिकल आइटम है। फ्लावर ने कहा, जेड बाइनक्स ही मिथिकल आइटम है। आशु ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ स्पेशल नजर नहीं आया। उसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लस्टर या मिथिकल पैटर्न निकोटन नहीं थे। वो एक ऑर्डिनरी व्हाइट जेड से बने बाइनक्स जैसा लग रहा था। वो लगभग 1 फुट लंबा और केवल 4 उंगलियों जितना चौड़ा था। एक असली ट्रीजर तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम सचमुच अंधे हो। अगर मेरी पहले वाली पर्सनालिटी होती तो तुम्हारी आंखें गुस्से में निकाल देती। फ्लावर वाली विमेन ने थोड़ी देर का पॉज और फिर बोली, ये बाइनक्स एक मिथिकल एक्सपर्ट का मिथिकल आइटम है। इसमें टेरिफाइंग पावर है। यहां तक कि एक मिथिकल क्रिएचर जैसे कि ड्रैगन भी इस बाइनक्स की पावर को विथस्टैंड नहीं कर सकता। चेस माउंटेन की सील भी इस बाइनक्स के सप्रेशन की वजह से ही कायम है। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं इसे ले जाऊं तो चेस माउंटेन की सील हट जाएगी? आशु ने सरप्राइज होकर पूछा। उसे पहले लगा था कि फ्लावर उसे यहां मौजूद ट्रीजर लेने के लिए धोखा दे रहा है ताकि कोई छिपी हुई चाल पूरी कर सके। लेकिन फ्लावर ने सबसे पहले जेड बाइनक्स की इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट किया, जिससे आशु सरप्राइज रह गया। फ्लावर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान के पास इसे ले जाने का राइट नहीं है। यहां तक कि एक मिथिकल क्रिएचर को भी इसे बाहर निकालने के लिए स्पेशल फिजिक की जरूरत होती है। तुम अभी बहुत दूर हो। थोड़ी देर रुकने के बाद फ्लावर ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम फ्यूचर में मिथिकल स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आकर इसे आजमाने की कोशिश कर सकते हो। तुम एंशिएंट एम्परर मंत्रा की प्रैक्टिस करते हो, इसलिए तुम्हारे पास इसे ले जाने का चांस हो सकता है। अगर पागल हो गया तभी इसे ले जाऊंगा। क्यों? मैं इन मॉन्स्टर्स को धरती पर आना अलाउ करूंगा। आशु ने मन ही मन सोचा। फ्लावर ने जैसे आंसू के ख्यालों को भांप लिया हो। उसने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ वक्त की बात है। जब डायमेंशनल जोन इस दुनिया पर रूल करेंगे, भले ही तुम इसे ना लो, कोई और फ्यूचर में इसे जरूर ले जाएगा। डायमेंशनल जोन्स में भी ये आइटम एक यूनिक ट्रीजर है। इसने अनगिनत मिथिकल क्रिएचर्स का खात्मा किया है। अगर तुम सचमुच ग्रेट हो तो ऐसा प्रिटेंड करो कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हो। आशु ये सुनकर थोड़ा टेम्प्ट हुआ। फ्लावर की बात में कुछ हद तक सच्चाई थी। जब वो वक्त आएगा तो इसे यहीं छोड़ देने का उसका फैसला किसी और को ही फायदा पहुंचाएगा। हालांकि वो जानता था कि फ्लावर उसे टेम्प्टेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि वो बिल्कुल भी टेम्प्ट नहीं हुआ। फिर भी वो इसे अभी नहीं ले सकता था। मैं इसे गेम में आजमाऊंगा। अगर मैं इसे गेम में ले सकता हूं तो इसका रियल वर्ल्ड पर असर नहीं होना चाहिए। आशु ने मन ही मन सोचा। मैंने माउंटेन पर चढ़कर अपनी चीजें ले ली। मैंने तुम्हें अपना फोन भी दे दिया। क्या मैं अब जा सकता हूं? आशु ने पूछा। तुम्हारी मर्जी। फ्लावर ने आशु को रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आशु जल्दी से फिर माउंटेन से नीचे उतरने लगा। माउंटेन से नीचे उतरना ऊपर चढ़ने की कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट था। थैंकफुली आशु ने कई सालों तक ट्रेनिंग की हुई थी, इसलिए भले ही वो उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसे फुर्तीला कंसिडर किया जा सकता था। तो मैं सच में जा रहा हूं, आशु ने फ्लावर की डायरेक्शन में देखते हुए कहा, इस डर से कि फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें चेस माउंटेन पर खाना खिलाने के लिए रोक लूं? फ्लावर वाली विमेन ने हंसते हुए कहा। इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब चलता हूं। जब समय मिलेगा तो कांटेक्ट करूंगा। आशु ने जल्दी से मुड़कर कहा और वहां से निकल गया। फ्लावर का टेम्परमेंट अनप्रिडिक्टेबल था। जितनी जल्दी वो वहां से जा सके उतना अच्छा था। जब मैं गेम में कोई लूप होल ढूंढ लूंगा तब मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। आशु ने सोचा। चेस माउंटेन से निकलने के बाद आशु ने फोन निकाला और देखा कि डाउनलोडिंग पूरी हो चुकी थी। होम स्क्रीन पर एक नया गेम आइकन था। आइकन एक ब्लैक माउंटेन का था जिस पर लिखा था चेस माउंटेन। आशु तुरंत म्यूटेटेड स्टोन ची पर सवार हो गया और चेस माउंटेन डेंजन लाइनंज किया। गेम में एंटर होने पर ब्लड के रंग का अवतार चेस माउंटेन की दीवार के सामने खड़ा था। दीवार पर एक फ्लावर उगा हुआ था। हालांकि कार्टून स्टाइल वाला फ्लावर असली दुनिया के फ्लावर से थोड़ा अलग दिख रहा था। फिर भी आशु को यह पहचानने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कि यह वही फ्लावर था जिसे उसने देखा था। हालांकि वो गेम में था,
फिर भी आशु ने खुद को रोका और फ्लावर पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो अब भी मर नहीं सकता था। हर 24 घंटे में वो अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ जाता और काले ड्रैगन पर पॉइजन ड्रैगन पाम डिलीवर करता, ताकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाए और वो मर जाए। अगर उससे एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट ड्रॉप हुआ तो आशु को बड़ा फायदा होता। भले ही मिथिकल कंपेनियन बीस्ट ड्रॉप ना भी हो, एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल ड्रॉप होना भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि होती। आफ्टर ऑल, आशु के पास अभी तक किसी मिथिकल क्रिएचर को मारने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए मिथिकल क्लास का डायमेंशनल क्रिस्टल हासिल करना बहुत डिफिकल्ट था। पहाड़ी दीवार के सामने खड़े होकर उसने फ्लावर का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि वो रियल वर्ल्ड की तरह बात नहीं कर रहा था, वो बस चुपचाप पहाड़ी दीवार पर उगा हुआ था। आशु ने फैसला किया कि पहले वो काले ड्रैगन को मारेगा और उसके बाद फ्लावर को सबक सिखाएगा। इसके बाद उसने गेम डेंजन से बाहर निकलना चूज किया। एक अंधेरी केव में एक सिडक्टिव विमेन को क्रिस क्रॉस जंजीरों से बांधा गया था। उन जंजीरों पर बने रून्स उसकी हड्डियों को पियर्स करते हुए उसे केव के अंदर बांध रहे थे। वो हिल भी नहीं सकती थी और केवल पहाड़ी दीवार से सटी बैठी रह सकती थी। उसकी गर्दन और पैरों में जंजीरें लगी थीं, जिससे वो बिल्कुल भी हिलने डुलने में अनेबल थी। उसी वक्त उस सेडक्टिव विमेन के सामने एक फोन फ्लोट हो रहा था। ये वही फोन था जिसे आशु ने पत्थर की सीढ़ियों पर रखा था। उस सेडक्टिव विमेन की नजर फोन पर गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ फोन को पकड़कर तेजी से ऑपरेट कर रहे हो। मोबाइल फोन काफी दिलचस्प चीज है। सेडक्टिव विमेन के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान आने लगी। आंसू एनकैम्पमेंट में लौट आया और गेम डेंजन्स में अपना काम पूरा किया। जब करने को और कुछ नहीं बचा तो उसने कियोस स्पेस से अपनी बुक्स निकाली और पढ़ने लगा। पहले विक्रांत के साथ अपनी बैटल के दौरान उसने लॉस्ट कंट्री के बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी। हालांकि ये उस लेवल तक नहीं पहुंची थी जहां वो लॉस्ट कंट्री को इवोल्व्ड बॉडी लेवल पर पहुंचा सके। अब वो इस टाइम पीरियड का इस्तेमाल इसे और ज्यादा गहराई से समझने और ये देखने के लिए कर सकता था कि क्या वो इसे इवोल्व्ड बॉडी पर पहुंचा सकता है। एक लाइफ सोल में खुद की एक सर्टेन एबिलिटी होती है, लेकिन लाइफ सोल की एबिलिटी को यूज करना उसके ओनर पर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे डेवलप करता है। टेलीपोर्टेशन केवल स्पेशियल ट्रैजेक्टरी फोर्सेस का सबसे बेसिक यूज था। विक्रांत से इंस्पिरेशन मिलने के बाद आशु ने स्पेशियल ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका सोचा, जो था ट्रैजेक्टरी कंट्रोल एवरेज। इंसान के लिए उनकी स्ट्रेंथ का प्रोजेक्शन होने के बाद ऐसा था जैसे उन्होंने पैसा खर्च किया हो, वो वापस नहीं आ सकता था और वे उसी पैसे को बार बार यूज नहीं कर सकते थे। हालांकि स्पेशल ट्रैजेक्टरी के इफेक्ट को यूज करके वो अभी भी बाहर भेजी गई फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता था। ये फोर्सेस ट्रैजेक्टरी के थ्रू आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन ये कनेक्शन वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे। ये इनविजिबल था और फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। इस ट्रैजेक्टरी कनेक्शन को यूज करके आंसू विक्रांत की तरह बन सकता था। वो अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह सेट कर सकता था जैसे वो लैंडमाइन बिछा रहा हो। एक डेटोनेटर के साथ वो पहले से बिछाई गई किसी भी लैंडमाइन को डेटोनेट कर सकता था। हालांकि इसके कॉन्ट्रास्ट में विक्रांत का लाइफ ब्लास्ट कहीं ज्यादा सिनिस्टर था। इसकी वजह यह थी कि विक्रांत एनर्जी ऑफ लाइफ को ही डेटोनेट करता था। इसका मतलब था कि उसे अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती थी, वो केवल दूसरों की एनर्जीज पर रिलाई करता था। आशु का मेथड था कि अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी खर्च करके एक लैंड माइन सेटअप करना। यह मेथड कहीं ज्यादा ट्रबलसम और एनर्जी कंज्यूम करने वाला था। हालांकि लाइफ ब्लास्ट बहुत सिनिस्टर था। हर स्ट्राइक में दूसरों की लाइफ को एक्सचेंज के तौर पर लिया जाता था। जितनी ज्यादा वाइटल एनर्जी होती उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता। आशु ने उस स्पेशल ट्रैजेक्टरी को यूज करना का अटेम्प्ट किया था जिसे उसने फिगर आउट किया था। हर ट्रैजेक्टरी लिंक उसकी रिंग पर एक स्ट्रिंग फॉर्म करती था। अगर कई ट्रैजेक्टरीज कनेक्ट हो जाती तो वे रिंग को तरह तरह की लाइन से ऐसे ढक देती जैसे वे कोई इनकैंटेशंस हों। वो स्पेशल ट्रैजेक्टरी के इफेक्ट्स को स्टडी कर रहा था और इसे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, ताकि लॉस्ट कंट्री को इवोल्व्ड बॉडी में एडवांस करना अटेम्प्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ सोल को एडवांस करना इतना आसान नहीं था। पूरी दोपहर स्टडी करने के बाद भी आशु ने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। हालांकि वो स्पेशल ट्रैजेक्टरी के यूसेज से ज्यादा फेमिलियर हो गया।
आशु को अपने रूम में पढ़ते समय अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। जैसे ही वो एक बुक लेकर दरवाजे पर पहुंचा और पढ़ने के लिए दरवाजे पर एक कुर्सी खिसकाई, एक ऑफिसर जो एक वॉश बेसिन लिए हुए था, उसे देखकर तुरंत उसकी तरफ आया और उसे ग्रिट किया। डॉक्टर शाह, तो आप यहीं ठहरे हुए हैं? मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ललित की जान बचाई। डॉक्टर सुरवाना ने कहा कि अगर आपने समय पर इलाज नहीं किया होता तो ललित की जान नहीं बचती। ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो मेरी ड्यूटी थी, आशु ने कहा। उसने इसे एक आखिरी कोशिश के रूप में लिया था और वो इसे दोहराना नहीं चाहता था। डॉक्टर शाह, मैं हाल ही में रिवर पर गया था और मेरे शरीर पर रैशेज हो गए हैं। हालांकि वे सीरियस नहीं हैं और 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन वे बहुत खुजली करते हैं। क्या आपके पास खुजली रोकने का कोई तरीका है? ऑफिसर ने आशु से पूछा। बिल्कुल, एक इंजेक्शन से खुजली तुरंत बंद हो जाएगी, आशु ने बिना किसी झिझक के कहा। डॉक्टर डार्कनेस की फाइट पॉइजन विथ पॉइजन स्किल रैश पॉइजन को रिस्ट्रेन कर सकती थी। जब तक डोज सही हो, रैश को एलिमिनेट करना आसान था। सच में? ऑफिसर की आंखें चमक उठीं और उसने आंसू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। डॉक्टर शाह, क्या आप मुझे एक इंजेक्शन दे सकते हैं? मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ डालूं। ठीक है, यहां आओ और अपना हाथ बढ़ाओ। आशु के लिए यह एक मामूली काम था। चूंकि यह आसान था, मदद करना उसका फर्ज बनता था। आखिरकार वे लोग यहां तैनात थे और अपनी जान पर खेलकर डायमेंशनल क्रिएचर से लड़ रहे थे। इसी के चलते आम सिटीजन्स शांति से रह पा रहे थे। ऑफिसर बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आशु ने सीधे डॉक्टर डार्कनेस को बुलाया और उसे अपने शरीर में पजेस कर लिया। फाइट पॉइजन विथ पॉइजन का इस्तेमाल करने के बाद उसके हाथ में एक सिरिंज अपीयर हुई, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं था। आशु ने ब्लड वेसल्स को प्रोट्रूड करने के लिए किसी रबर बैंड का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सीधे नीडल स्टैब की और वो एक्यूरेटली ब्लड वेसल्स में स्टैब हो गई। इसके बाद उसने बेहद कम अमाउंट में पॉइजन धीरे धीरे इंजेक्ट किया। शुरुआत में ऑफिसर के चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। उसे लगा कि अब उसे खुजली का पागलपन भरा दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया। उस ऑफिसर को ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यह दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। जो कोई भी पैर में ऐंठन को एक्सपीरियंस कर चुका है वो जानता है कि ऐंठन कितनी खतरनाक होती है। लेकिन अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह ऐंठ रहा था। न केवल उसके पैर बल्कि उसकी उंगलियां और पंजे भी ऐंठ रहे थे और उसके ऑर्गन्स कोलैप्स होने की कगार पर थे। ऑफिसर जमीन पर गिर पड़ा और पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरह जमीन पर तड़पने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगे और उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूमने लगीं। इस पल में अगर उसके पास थोड़ी भी ताकत होती तो वो खुद को मार देता। ये दर्द पहले वाली खुजली से कहीं ज्यादा खौफनाक था। मैंने थोड़ा ज्यादा तो नहीं दे दिया? आशु ने ऑफिसर को देखा और खुद से बड़बड़ाया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ऑफिसर को कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने जितनी डोज दी थी वो बहुत ही मामूली थी। ये इतनी ज्यादा नहीं थी कि किसी बड़े डैमेज का कारण बने। बस थोड़ा सा ज्यादा दर्द जरूर हो सकता था। पास के सोल्जर्स को यह समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन वे सभी चिंता के साथ उसके पास पहुंचे ऑफिसर को लगातार ऐंठते हुए देखकर वे उसे मेडिकल टीम के पास भेजना चाहते थे। उसे छेड़ो मत, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आशु ने पास आ रहे सोल्जर्स को रोका। एक सोल्जर को लग रहा था कि क्या हो रहा है। उसने दूसरे सोल्जर से के कहा, ये यंग मैन सही है, इसे मिर्गी कहा जाता है। जब वो ऐंठ रहा हो तो उसे मत छुओ, वरना वो मर सकता है। जल्दी से उसका सिर एक तरफ रखो और किसी चीज से उसकी टंग को रोक दो। उसकी टंग ना कटने पाए। वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऑफिसर ने आखिरकार सबसे दर्दनाक वक्त को बर्दाश्त किया और सफेद पड़े चेहरे के साथ बैठ गया। इस पल में उसने गहरा पछतावा महसूस किया। अब तक उसने कई बार मरने के ख्याल सोचे थे ताकि उसे इस इनह्यूमन दर्द से छुटकारा मिल जाए। अगर उसे पहले पता होता कि यह इतना दर्दनाक होगा तो वो खुजली सहने को तैयार रहता। शुक्रिया डॉक्टर शाह। हालांकि वो पछता रहा था, ऑफिसर ने फिर भी आंसू को पोलाइटली शुक्रिया कहा और सफेद चेहरे के साथ वहां से चला गया। आशु ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
उसकी मदद करना बहुत आसान था। हालांकि आशु ने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी साधारण मदद उस रात बड़ी भूमिका निभाएगी, जैसा कि हमेशा होता था। वो ऑफिसर सोल्जर्स का एक ग्रुप लेकर रिवर के किनारे पेट्रोलिंग कर रहा था। जब वे रिवर के किनारे एक जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक अजीब फिश अचानक रिवर से बाहर निकली और सोल्जर्स पर मुंह भरकर पानी स्प्रे कर दिया। सोल्जर्स ने कूदकर डॉज करने की कोशिश की, लेकिन खून बारिश की तरह एक बड़े एरिया में फैल गया। बहुत जल्दी डॉज करने के बावजूद वे भीग गए थे। दूसरे सोल्जर्स तुरंत पॉइजन से बेहोश हो गए। उनके शरीर पर रेड रैशेज उभरने लगे। केवल ऑफिसर ही चमत्कारी रूप से ठीक था, हालांकि वो खून से सना हुआ था। थैंकफुली वो बेहोश नहीं हुआ था और वक्त पर अपने कॉमरेड्स को कैंप वापस ले आया। अदरवाइज अगर वे सभी बेहोश हो जाते तो किसी को कुछ समय बाद ही ये एहसास होता कि वे मर चुके थे। ऑफिसर ने अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करके सोल्जर्स के पूरे ग्रुप को कैंप वापस भेजा और उन्हें मेडिकल टीम के पास भेज दिया। जब सुरावना ने देखा कि उनके शरीर पर रैशेज पहले ही सड़ने लगे थे, तो उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, पॉइजन उनके ब्लड में फैल चुका है, अब उन्हें बचाना पॉसिबल नहीं है। ऑफिसर ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है, कैसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती डॉक्टर सुरावना, कोई और सॉल्यूशन सोचिए, उन्हें बचाने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। ये सोल्जर्स हमेशा उसके साथ थे, तो वो उनके लिए बिना फील किए कैसे रह सकता था। जब उसने सुना कि वे मरने वाले हैं तो वो नेचुरली इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्हें उसी डायमेंशनल क्रिएचर द्वारा उगला गया खूनी पानी लगा था। पॉइजन बहुत तेजी से फैल गया और अब इन्हें बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। थैंकफुली तुम खून से सने नहीं थे, वरना तुम्हारा भी यही हाल होता। सुरावना ने कहा, नहीं, मैं भी खून से सना हुआ था, फिर मैं ठीक क्यों आया? ओह, सही है, ऐसा डॉक्टर शाह की वजह से हुआ कि डॉक्टर शाह उन्हें जरूर बचा सकता है। पिछली बार ललित की हालत इनसे भी ज्यादा खराब थी, उसे डॉक्टर शाह ने ठीक किया था। डॉक्टर सुरावना, जल्दी से डॉक्टर शाह को बुलाइए, वो उनका इलाज कर सकता है। ऑफिसर ने घबराते हुए कहा। सुरावना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमारी मेडिकल टीम में वो डॉक्टर शाह जो तुमने पहले मेंशन किया नहीं है, अगर वो होता तो हम उसे तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो क्लियरली तुम्हारी मेडिकल टीम से है और मैंने उसके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। हाँ, वो अभी डॉक्टर नहीं है, वो केवल एक इंटर्न डॉक्टर है, ऑफिसर ने कहा। हमारे इंटर्न डॉक्टरों में भी ऐसा कोई आदमी नहीं है, यहां तक कि कोई शाह सरनेम वाला भी नहीं है। सुरावना को लगा कि इस ऑफिसर की मेंटल हालत खराब हो गई है और वो बकवास कर रहा है। अगर वो सच में ब्लड से अफेक्ट हुआ होता तो वो जिंदा कैसे लौट आता? वो तो अपने कॉमरेड्स को खींच कर लाया और खुद ठीक था। इम्पॉसिबल है, वो क्लियरली यहां है। ऑफिसर ने यह कहा और फिर जैसे ही कुछ सोचा, वो पागल की तरह बाहर दौड़ पड़ा। ये क्या पागलपन है? सुरावना ने आह भरते हुए कहा, यह प्रेजेंट एरा ऐसा एरा है जो लोगों को पागल बना देता है। भले ही इंसानों के पास ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे फिर भी अनकहे प्रेशर का सामना कर रहे थे। कई लोग इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाए और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बदल गया। सुरावना के लिए ये ऑफिसर वो था जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गईं। हालांकि ऑफिसर के पास ज्यादा थॉट्स नहीं थे। वो सीधे उस जगह की तरफ दौड़ा जहां उसने आंसू से मुलाकात की थी। उसे याद था कि वो किस डोर में था। वो आंसू के पास गया, डॉक्टर लिटिल शाह की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए आंसू बिस्तर पर पढ़ाई कर रहा था। जब अचानक उसने दरवाजे पर लगातार तेज दस्तकें सुनी, फिर उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, डॉक्टर लिटिल शाह, मदद करो डॉक्टर लिटिल शाह, क्या आप यहां हैं? आशु को समझ में आ गया कि ऑफिसर बाहर है, इसलिए उसने दरवाजा खोला। डॉक्टर लिटिल शाह, मुझे खुशी है कि आप यहां हैं, प्लीज मेरे भाइयों को बचाइए। आशु को देख ऑफिसर लगभग रोने को हो गया, लेकिन बिना कोई और शब्द कहे उसने आशु को मेडिकल टीम की तरफ खींच लिया। जब उसे मेडिकल टीम की तरफ खींचा जा रहा था, आशु ने उलझन में पूछा, क्या मामला है? मेरे भाई लोग अचानक एक डायमेंशनल क्रिएचर के हमले का शिकार हो गए थे। जब वे रिवर के किनारे पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन पर ब्लड स्प्रे किया गया, जिसके बाद वे तुरंत बेहोश हो गए। उनके शरीर पर रैशेज आ गए हैं और वे तेजी से फफूलने लगे हैं। डॉक्टरों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करते तो बहुत देर हो जाएगी, ऑफिसर ने कहा। आशु ने यह सुना तो उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। वो नहीं चाहता था
कि कोई जिंदा पर्सन उसके सामने मरे। उन्हें बचाने की वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जल्द ही ऑफिसर ने आंसू को मेडिकल टीम तक खींच लिया। उसने देखा कि 6 सोल्जर एक स्पेशल वार्ड में पड़े हुए थे और 2 नर्सें और एक डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे। हालांकि उनकी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। उनके चेहरों और हाथों पर जो रैशेस थे वे अब ब्लडी होल्स बन चुके थे। दूर से देखने पर वे ऐसे लग रहे थे जैसे उनके चेहरों पर ब्लड क्लर्ड फ्लावर खिले हों। इसमें कोई सुंदरता नहीं थी, बल्कि ये किसी को भी डराने के लिए काफी थे। डॉक्टर लिटिल शाह, जल्दी मेरे भाइयों को बचाइए, जल्दी से उन्हें इंजेक्शन दीजिए। ऑफिसर ने घबराते हुए और आशु को खींचते हुए कहा, क्या आप वही डॉक्टर आशु शाह हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था? सुरवाना ने आंसू को शक भरी नजर से देखा। उसे यकीन था कि आशु मेडिकल टीम से नहीं था। वो मेडिकल टीम के सभी लोगों को जानती थी और ऐसा कोई इंसान वहां नहीं था। इसके अलावा आंसू बहुत ही यंग दिख रहा था। वो शायद 20 साल से कम का था। इसीलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि ऑफिसर ने उसे डॉक्टर लिटिल शाह कहा। आमतौर पर कोई 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। ग्रेजुएट होने पर वो 20 साल का हो जाता है। मैं एक नया इंटर्न डॉक्टर हूं। आशु शाह, मैंने अभी तक मेडिकल टीम को रिपोर्ट नहीं किया है। आशु ने अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाते हुए कहा। सुरवाना ने डॉक्यूमेंट लिया और उसे देखा। यह सच था, वो सच में एक इंटर्न था। ये इंसान उन सोल्जर्स का कोई इमेजिन किया हुआ कैरेक्टर नहीं था। क्या मैं उनके जख्मों को देख सकता हूं? आशु ने सुरवाना से पूछा। बिल्कुल, सुरवाना भी ये जानना चाहती थी कि क्या आशु पॉइजन का इलाज कर सकता है। अगर वो सच में इलाज कर सकता था, आर्मी में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां कोई कंपटीशन या ऑर्डिनरी डॉक्टरों जैसी सेल्फिशनेस नहीं थी। सोल्जर्स की जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर आशु राशेस का इलाज कर सकता था तो ये चेस माउंटेन के गैरिसन के लिए एक बड़ी बात होगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। सुरवाना को सहमति देते हुए देख आशु एक जख्मी सोल्जर के पास गया और उसके जख्मों को देखने लगा। वहीं उसके पास खड़ी दोनों नर्सें क्यूरियस होकर उसे देख रही थीं। आंसू उन्हें थोड़ा यंग दिखाई दे रहा था, लेकिन ऑफिसर द्वारा उसे डॉक्टर कहा गया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर लगाई थीं, जिससे वे ये जानने के लिए क्यूरियस थीं कि आंसू किस तरह का पर्सन था। वे ये जानने के लिए भी क्यूरियस थी कि क्या आंसू सच में सोल्जर्स के रैशेस का इलाज कर सकता था। आंसू को समझ में आ गया कि ये वाकई वही रेड रैशेस हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। तुरंत उसने डॉक्टर डार्कनेस को बुलाया और उसे अपने अंदर पोजेस किया और फाइट पॉइजन विथ पॉइजन को यूज किया, जिससे उसके हाथ में एक सिरिंज अपीयर हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के आंसू ने सोल्जर की कलाई को पकड़ा और उसे इंजेक्शन लगा दिया। सुरावना डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उसे रोकने के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि आशु ने केवल एक लुक में इंजेक्शन डिलीवर कर दिया था। इससे वो कुछ हद तक अनरिलायबल्स लगा। हालांकि दूसरी बार सोचने पर सुरावना को लगा कि भले ही वो अनरिलायबल हो, फिर भी उम्मीद बाकी थी। अगर आशु ने सोल्जर को इंजेक्शन नहीं दिया होता, तब भी वे सोल्जर जिंदा नहीं रहते। इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अपने पिछले 2 तजुर्बों से आशु को यह समझ में आ गया था कि कितने अमाउंट में इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इसलिए उसने एक सर्टेन अमाउंट में इंजेक्शन देने के बाद रुकने का फैसला लिया और अगले सोल्जर की तरफ बढ़ा। कुल 6 सोल्जर थे। सिर्फ एक पल में आशु ने सभी को इंजेक्शन लगा दिया। हो गया, इतना ही कर सकता था मैं। अब मैं आपको नर्सों से मदद लेने के लिए कहूंगा ताकि उनके फफोले ठीक हो सकें, आशु ने कहा। डॉक्टर लिटिल शाह, क्या अब वे ठीक हैं? ऑफिसर ने नर्वस होकर पूछा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये ललित की तरह ठीक हो जाने चाहिए। बस उन्हें कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। मुझे कुछ काम है तो अब मैं वापस जा रहा हूं, आशु ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिसर को आशु पर बहुत भरोसा था। आशु के शब्द सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से भारी बोझ उतर गया हो। उसे शुक्रिया कह के बाद वो अपने कॉमरेड्स के पास जाने के लिए बेड्स की तरफ दौड़ा। सुरवाना ने ध्यान से देखा। जब उसने पेशेंट्स को इंजेक्शन दिया तो उसके एटीट्यूड से यह साफ था कि आशु बहुत ही अनप्रोफेशनल था। वो एक इंटर्न डॉक्टर बनने में भी प्रॉब्लम महसूस कर रहा था। इतने सीरियस पेशेंट के लिए उसे मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद उनके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए था, लेकिन उसने ना तो उनका रिएक्शन देखा और ना ही इंजेक्शन के बाद रुका।
वो बिल्कुल भी डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा था। सुरावना को यह नहीं पता था कि आशु एक डॉक्टर नहीं था। वो कोई मेडिकल स्किल्स नहीं जानता था, इसीलिए यहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। वो आशु को रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही एक नर्स चिल्लाई, वो रिएक्ट कर रहा है। सुरावना ने जल्दी से नर्स की तरफ देखा और देखा कि वो एक सोल्जर की तरफ इशारा कर रही थी और उसके चेहरे पर शॉक साफ नजर आ रहा था। सुरावना ने सोल्जर को देखा और उसके चेहरे पर भी सरप्राइज झलक आया। सोल्जर ने हल्की सी घुरघुराहट की और होश में आ गया। इसके अलावा उसके रैशेज फपोले पड़ने से रुक गए थे। 6 सोल्जर्स जल्दी से जाग गए। भले ही वे ना जागे होते, कोई बात नहीं थी, लेकिन आशु द्वारा इंजेक्ट किया गया पॉइजन इतना ज्यादा दर्दनाक था कि उसने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। सुरवाना ने जल्दी से 6 सोल्जर्स का चेकअप किया और डिस्कवर किया कि उनके शरीर पर पॉइजन और रेड टॉक्सिन्स कम हो गए थे। उनकी स्पिरिट धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। ये अनबिलीवेबल था, ये अनबिलीवेबल है। उसने ऐसा कैसे किया? सुरवाना हैरान थी, लेकिन उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने और 2 नर्सों ने मिलकर 6 सोल्जर्स के जख्मों का इलाज किया। हालांकि पॉइजन और रेड रैशेस कम हो गए थे, सड़ते हुए जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। उन्हें अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। आधे दिन तक काम करने के बाद जब 6 सोल्जर्स गहरी नींद में थे, सुरवाना की आंखों में हैरानी की वजह से चौड़ी हो गई। यह कंफर्म किया जा सकता था कि इन सोल्जर्स पर रेड रैशेस वाकई थोड़े समय में सबसाइड हो गए थे। उसने ये कैसे किया? सुरावना ने इन रैशेस पर लंबे समय तक रिसर्च की थी, लेकिन वो अभी तक इन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई थी। अगर रैशेस बढ़ जाते तो पेशेंट की मौत तय थी, लेकिन आज वे 6 सोल्जर जो पहले ही मौत के मुंह में आधा कदम रख चुके थे, आंसू के एक सिंपल इंजेक्शन से ठीक हो गए। यह अनबिलीवेबल था। वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है? ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? सुरवाना ने मन ही मन सोचा, शुक्रिया डॉक्टर सुरावना। ऑफिसर ने सुरावना का आभार व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि सुरवाना ने उसके कॉमरेड्स की जान नहीं बचाई, लेकिन उसने उनके सड़ते हुए जख्मों का इलाज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। यह अपने आप में बहुत प्रेशियस था। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सच में आप पर खूनी पानी के छींटे पड़े थे? सुरावना ने ऑफिसर की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल। अगर मैं समय पर रिएक्ट कर पाता तो मैं अपने कॉमरेड्स को खूनी पानी में भीगने से रोक लेता। ऑफिसर ने कहा। तो फिर आप पर उनकी तरह रैशेस क्यों नहीं आए? सुरावना ने फिर पूछा। वो नेचुरली ऑफिसर की बात पर यकीन कर रही थी। ऑफिसर ने कुछ पल सोचा और कहा, यह शायद आज सुबह की बात है। मैंने डॉक्टर लिटिल शाह से मुझे एक इंजेक्शन लगाने को कहा था। शायद उस इंजेक्शन का मेडिसिनल इफेक्ट अब भी मेरे शरीर में मौजूद है। अब वो बहुत खुश था कि आशु ने उसे इंजेक्शन दिया था, वरना वे सब वहीं बेहोश पड़े रह जाते जब तक दूसरे पेट्रोलिंग वाले उन्हें ढूंढते हुए मर चुके होते। इसकी कंपैरिजन में जो थोड़ा दर्द उसने सहा वो कुछ भी नहीं था। क्या उस मेडिसिन का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है, या फिर इसने एंटीबॉडीज बना दी है? सुरावना ने मन ही मन सोचा, अगर ये दूसरा मामला था तो आशु जिस भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा था वो और भी प्रेशियस थी। सुरावना ने प्लान किया कि वो आशु से अच्छे से बातचीत करने के लिए समय निकालेगी और देखेगी कि क्या मेडिसिन को बड़े पैमाने पर तैयार करने का कोई चांस है। उसे यकीन था कि आंसू बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। सुरावना मेडिकल टीम की इंचार्ज थी, इसलिए सभी इंटर्न डॉक्टरों को सबसे पहले उसे रिपोर्ट करना होता था। हालांकि अगले दिन सुरावना ने आशु को नहीं देखा। इस बात से सुरावना नाराज नहीं हुई। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक इंटर्न डॉक्टर को पहले उसे रिपोर्ट करना होता है ताकि मेडिकल टीम उसके रहने का बंदोबस्त और आइडेंटिफिकेशन कार्ड अरेंज कर सके। आशु ने उसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके पास पहले से ही रहने के लिए जगह और आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। जाहिर था कि उसकी आइडेंटिटी साधारण नहीं थी। इसके अलावा आशु एक्चुअली रैशेस का इलाज कर सकता था। इससे सुरावना और भी कन्विंस हो गई कि उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। इसलिए सुरावना ने खुद आशु से मिलने जाने की सोची। ऑफिसर अक्सर अपने कॉमरेड से मिलने जाता था, इसलिए आशु कहां रहता है यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब सुरावना आशु के डोरम पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा लॉक्ड था और अंदर कोई नहीं था। हालांकि आशु का लिविंग क्वार्टर देखकर सुरावना को और भी यकीन हो गया
कि आशु कोई ऑर्डिनरी इंटर्न डॉक्टर नहीं था। एक इंटर्न डॉक्टर के पास सिंगल रूम कैसे हो सकता है? यहां तक कि ऑर्डिनरी कम रैंक वाले ऑफिसर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मेडिकल टीम की मेन सुपरवाइजर होने के बावजूद सुरावना को बमुश्किल एक सिंगल रूम मिल पाया था। सुरावना ने थोड़ी देर सोचा और फिर मेडिकल टीम के पास लौट आई। रात को दोबारा जाने के बारे में सोचते हुए उधर आशु वाकई एनकैम्पमेंट में नहीं था, क्योंकि उसका फोन फ्लावर ने छीन लिया था। वो अपने स्कूल मेट्सों से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसने महक से छुट्टी की परमिशन भी नहीं मांगी थी, क्योंकि उसने उससे नाश्ता खरीदने का वादा किया था। इसीलिए आशु ने शाहिद के सहायक से ट्रेवल पास मांगा और पास की सिटी में एक नया फोन खरीदने चला गया। उसकी अपने फोन से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि फोन काम करे। इसलिए उसने एक अपेक्षाकृत सस्ता फोन खरीदा और नया नंबर ले लिया। हालांकि वो अपना पुराना नंबर वापस ले सकता था, आशु को डर था कि इससे फ्लावर के साथ कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए उसने अपना नंबर बदलने का फैसला किया। सब कुछ पूरा करने के बाद आशु ने अपने मैसेजिंग ऐप में लॉग इन किया और उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए एक ग्रुप मैसेज भेजने की सोची कि उसने अपना नंबर बदल लिया। लेकिन जैसे ही उसने लॉग इन किया, मैसेज टोन लगातार बजने लगी। जब उसने उन्हें खोला तो देखा कि उनमें से कई महक के थे। बड़े झूठे, तुम अपने वादे पर कायम नहीं रहे। तुम ईमानदार नहीं हो, सिर्फ एक दिन टिक पाए, दूसरे दिन तक तो पहुंचे भी नहीं, कंजूस तंगदिल। तुमने क्या उस मेडिसिन का इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है, या फिर इसने एंटीबॉडीज बना दी हैं? सुरावना ने मन ही मन सोचा। अगर ये दूसरा मामला था तो आशु जिस भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा था वो और भी प्रेशियस थी। सुरावना ने प्लान किया कि वो आशु से अच्छे से बातचीत करने के लिए समय निकालेगी और देखेगी कि क्या मेडिसिन को बड़े पैमाने पर तैयार करने का कोई चांस है। उसे यकीन था कि आशु बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। सुरावना मेडिकल टीम की इंचार्ज थी, इसलिए सभी इंटर्न डॉक्टरों को सबसे पहले उसे रिपोर्ट करना होता था। हालांकि अगले दिन सुरावना ने आशु को नहीं देखा। इस बात से सुरावना नाराज नहीं हुई। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक इंटर्न डॉक्टर को पहले उसे रिपोर्ट करना होता है ताकि मेडिकल टीम उसके रहने का बंदोबस्त और आइडेंटिफिकेशन कार्ड अरेंज कर सके। आशु ने उसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके पास पहले से ही रहने के लिए जगह और आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। जाहिर था कि उसकी आइडेंटिटी साधारण नहीं थी। इसके अलावा आशु एक्चुअली रैशेस का इलाज कर सकता था। इससे सुरावना और भी कन्विंस हो गई कि उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। इसीलिए सुरावना ने खुद आशु से मिलने जाने की सोची। ऑफिसर अक्सर अपने कॉमरेड से मिलने जाता था, इसलिए आशु कहां रहता है यह पता लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब सुरावना आशु के डोरम पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा लॉक्ड था और अंदर कोई नहीं था। हालांकि आंसू का लिविंग क्वार्टर देखकर सुरावना को और भी यकीन हो गया कि आंसू कोई ऑर्डिनरी इंटर्न डॉक्टर नहीं था। एक इंटर्न डॉक्टर के पास सिंगल रूम कैसे हो सकता है? यहां तक कि ऑर्डिनरी कम रैंक वाले ऑफिसर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मेडिकल टीम की मेन सुपरवाइजर होने के बावजूद सुरावना को बमुश्किल एक सिंगल रूम मिल पाया था। सुरावना ने थोड़ी देर सोचा और फिर मेडिकल टीम के पास लौट आई। रात को दोबारा जाने के बारे में सोचते हुए उधर आशु वाकई एनकैंपमेंट में नहीं था, क्योंकि उसका फोन फ्लावर ने छीन लिया था। वो अपने स्कूल मेट्स से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसने महक से छुट्टी की परमिशन भी नहीं मांगी थी, क्योंकि उसने उससे नाश्ता खरीदने का वादा किया था। इसीलिए आशु ने शाहिद के सहायक से ट्रेवल पास मांगा और पास की सिटी में एक नया फोन खरीदने चला गया। उसकी अपने फोन से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि फोन काम करे। इसलिए उसने एक अपेक्षाकृत सस्ता फोन खरीदा और नया नंबर ले लिया। हालांकि वो अपना पुराना नंबर वापस ले सकता था। आशु को डर था कि इससे फ्लावर के साथ कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए उसने अपना नंबर बदलने का फैसला किया। सब कुछ पूरा करने के बाद आशु ने अपने मैसेजिंग ऐप में लॉग इन किया और उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए एक ग्रुप मैसेज भेजने की सोची कि उसने अपना नंबर बदल लिया। लेकिन जैसे ही उसने लॉग इन किया, मैसेज टोन लगातार बजने लगी। जब उसने उन्हें खोला तो देखा कि उनमें से कई महक के थे। बड़े झूठे, तुम अपने वादे पर कायम नहीं रहे। तुम ईमानदार नहीं हो, सिर्फ एक दिन टिक पाए, दूसरे दिन तक तो पहुंचे भी नहीं। कंजूस तंगदिल, तुम इसलिए कुछ नहीं कह रहे,
क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। माफ करना, मैं किसी के हमले का शिकार हो गया था और मेरा फोन खो गया। मुझे तुमसे कांटेक्ट करने का वक्त नहीं मिला। मैंने जो वादा किया है उसे नहीं भूलूंगा, मेरे लौटने का इंतजार करना, आशु ने जवाब दिया। इसके बाद आशु ने समर और अर्नव के मैसेजेस का भी रिप्लाई दिया। फाइनली आशु ने एक सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। जब उसने उसे ओपन किया तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट अपीयर्स हुई। आशु ने सबकॉन्शियसली उस मैसेज को स्वाइप करने का मन बनाया। आमतौर पर वो बिना पहले से सहमति के किसी को भी दोस्त के तौर पर नहीं जोड़ता था, इसलिए उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ताकि यह पता चल सके कि सेलेस्तारा वही फ्लावर है या महज एक इत्तेफाक। जैसे ही उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, सेलेस्तारा ने तुरंत एक मैसेज भेजा। तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्या जिंदगी से थक गए हो? आशु को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक फ्लावर फोन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस पर्सन का लहजा बिल्कुल उस फ्लावर जैसा था। तुम कौन हो? आशु ने टटोलते हुए पूछा। क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे भूल गए क्या? तुम्हें याद दिलाने के लिए एक और विश करनी पड़ेगी, तुरंत रिप्लाई आया। ओह, तो ये सच में तुम ही हो? सेलेस्तारा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फोन चला सकती हो। वहां तो कोई सिग्नल भी नहीं है ना? तुमने इंटरनेट कैसे चलाया? आशु ने रिप्लाई दिया। ये सब मामूली चीजें हैं, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। सेलेस्तारा का रिप्लाई स्मग से भरा हुआ था, लेकिन उसने बताया नहीं कि उसने ये सब कैसे किया। अब जब तुम फोन चलाना जानती हो तो मेरा सजेशन है कि तुम इंटरनेट पर बुक्स पढ़ो या टीवी ड्रामा देखो। मैं तुम्हें शूअरवीर रिकमेंड करता हूं। ये बहुत अच्छी है, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, आशु ने लिखा। लेकिन जब उसने रिक्वेस्टर का आईडी देखा तो वो चौंक गया। डीलीट वाला बटन दबाने के लिए बढ़ा, उसका हाथ वहीं रुक गया। सेलेस्तारा, ये नहीं हो सकता, ये महज एक इत्तेफाक है। चेस माउंटेन पर कोई सिग्नल नहीं है, वो फ्लावर उसके तो हाथ भी नहीं है। वो फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और उसे मुझे दोस्त के तौर पर जोड़ना भी आता है। आशु ने डर के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा और तुरंत उसे डिलीट करने का मन किया, लेकिन आशु जानता था कि भागना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैसेज भेजते ही उसे पछतावा हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, मैं इसे देखूंगी। सेलेस्तारा ने मैसेज पढ़ लिया था और तुरंत रिप्लाई दिया। आंसू बहुत परेशान हो गया। शायद वो फ्लावर असल में सिर्फ एक हार्मलेस फ्लावर नहीं था जो सूरज की बदौलत जिंदा था, लेकिन अगर वो शूरवीर पढ़ लेता और बुक के कैरेक्टर्स की तरह लालची बन जाता तो क्या बहुत से इंसानों को परेशानी नहीं होगी। सेलेस्तारा उस टीनेजर की तरह थी जिसने अभी अभी ऑनलाइन चैट करना सीखा हो, या शायद वो बहुत लंबे समय से अकेली थी। वो लगातार बात करती रही और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करने लगी। उसने आंसू से तरह तरह के सवाल पूछे, जिससे उसे और कुछ करने का समय ही नहीं मिला। एनकैम्पमेंट लौटने के बाद भी सेलेस्तारा इंटरनेट से जुड़े सवाल पूछती रही। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। जैसे ही आंसू ये सोच रहा था कि उसे सेलेस्तारा से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका निकालना होगा, उसे अचानक एक और मैसेज मिला। जब फोन लो बैटरी की नोटिफिकेशन देता है तो इसका क्या मतलब होता है? फोन एक बैटरी से चलता है। अगर बैटरी का चार्ज खत्म हो जाए तो फोन अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। इसे चार्ज करने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, आंसू ने जवाब दिया, यह सोचते हुए कि शायद उसके इलाके में बिजली की कोई सुविधा नहीं है। आंसू खुद ही मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उस खराब जगह पर कोई चार्जिंग केबल होगी। अब देखते हैं कि तुम फ्यूचर में ऑनलाइन आकर मुझे कैसे परेशान करोगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इसे चार्ज कैसे करूं? क्या मैं इसे लाइटनिंग स्ट्राइक से चार्ज कर सकती हूं? सेलेस्तारा ने एक और मैसेज भेजा। बिल्कुल नहीं, लाइटनिंग स्ट्राइक अनस्टेबल होती है, यह फोन को ओवरलोड कर देगी। फोन को चार्ज करने के लिए ऑर्डिनरी हाउसहोल्ड पावर की जरूरत होती है। इसके अलावा एक स्पेशल चार्जर की भी जरूरत होती है। तुम इसे इंटरनेट पर देख सकती हो, आशु ने जवाब दिया। आशु मन ही मन खुश था कि सेलेस्तारा की तरफ कोई और मैसेज नहीं आया। वो सोचने लगा कि शायद उसका फोन डिस्चार्ज हो गया है और अब वो उससे छुटकारा पा सकता है। थोड़ी देर बाद सेलेस्तारा ने फिर मैसेज भेजा। तुम्हें कल दोपहर से पहले मुझे एक स्माइल डीजल डायनामो डीजल ऑयल का एक बैरल और फोन का चार्जर लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ये विश करूंगी कि तुम बिना हाथ पैर वाले अपाहिज बन जाओ। आशु तुरंत गहरे दुहक में डूब गया। उसका मुंह खुला, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। मेरा अब भी एक दुश्मन पीछा कर रहा है,
मैं तुम्हारे लिए ये सब चीजें कैसे ला सकता हूं? इसके अलावा मुझे ये चीजें खरीदने के लिए पास की सिटी जाना पड़ेगा। अगर मैं गया भी तो कल दोपहर तक वापस आना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रांग दुश्मन हर दिन मेरा पीछा कर रहा है। आशु ने शिकायत की। कौन सा दुश्मन? सेलेस्तारा ने मैसेज भेजा। आशु ने विक्रांत की अलग अलग एबिलिटीज को डिस्क्राइब किया और उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें भी जोड़ दी। उसने जानबूझकर विक्रांत की स्ट्रेंथ को बढ़ा चढ़ाकर बताया, मानो उसके बाहर निकलते ही विक्रांत उसे मार डालेगा। मुझे लगा कि ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी शख्स होगा, तो ये बस एक मामूली कैरेक्टर है। ऐसा करो, कल शाम से पहले मुझे वे सारी चीजें लाकर दो जो मैंने मांगी हैं। मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगी जिससे तुम आसानी से उस दुश्मन को मार सकोगे। सेलेस्तारा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। क्या चीज है? आशु का मन उत्सुक हो उठा। जब तुम यहां आओगे तब पता चलेगा। याद रखना, सूरज ढलने से पहले तुम सामान पहुंचा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ये विश करूंगी कि तुम बिना हाथ पैर वाले अपाहिज बन जाओ। सेलेस्तारा ने मैसेज भेजा और फिर चुप्पी छा गई। शायद उसका फोन डिस्चार्ज हो गया था। आशु ने कुछ और मैसेज भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। पता नहीं उस फ्लावर की विश करने की पावर डिस्टेंस से भी असर करती है या नहीं। आशु ने थोड़ी देर सोचा और उसे लगा कि डीजल डायनामो और डीजल ऑयल के लिए अपने हाथ पैर गंवाने का जोखिम लेना सही नहीं होगा। इसके अलावा फ्लावर ने कहा था कि वो उसे विक्रांत को मारने के लिए कुछ अच्छा देगी। आशु को लगा कि उसे ये सफर कर लेना चाहिए। इसके बाद आशु दरवाजे से बाहर निकला और म्यूटेटेड स्टोन ची पर सवार होकर पास की सिटी की तरफ पूरी रफ्तार से चल पड़ा। वो जल्दी से लौटकर फ्लावर को संतुष्ट करना चाहता था ताकि वो आराम से पढ़ाई और गेमिंग कर सके। म्यूटेटेड स्टोन ची कार जितना तेज था, इसके अलावा मेन रोड पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आशु सीधे पास की सिटी की तरफ बढ़ा और जल्दी से सभी जरूरी सामान खरीद लिया। उसने पहले सोचा था कि रास्ते में उसे विक्रांत के हमले का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो बहुत केयरफुल था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रांत कहीं नहीं दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि विक्रांत आशु पर घात लगाकर हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। महमूद ने उसे वाकई कई कंपेनियन बीस्ट दिए थे, लेकिन वे सभी किसी की ओनरशिप में थे। महमूद को उनके कंपेनियन बीस्ट को विक्रांत के पास ट्रांसफर करने का तरीका निकालना पड़ा। वे सभी लोग हेवन प्रिजन के क्रिमिनल्स थे। जब महमूद ने उन्हें भेजा तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे जिंदा लौटेंगे। विक्रांत ने उन क्रिमिनल्स से उनके कंपेनियन बीस्ट एक एक करके छीन लिए, जिसमें काफी समय और एनर्जी लग गई। यह काम जल्दी नहीं हो सकता था, इसीलिए उसे आशु पर हमला करने का वक्त नहीं मिला। आशु मिनी डीजल डायनामो 20 किलो का डीजल, ऑयल का ड्रम और चार्जर लेकर चेस माउंटेन पहुंचा और उस फ्लावर को ढूंढा। सभी चीजें ऑर्डिनरी पहाड़ी दीवार के पास रख दो। फ्लावर से एक जानी पहचानी विमेन की आवाज आई। सेलेस्तारा, मैंने ये चीजें खरीदने के लिए अपनी आधे से ज्यादा सेविंग खर्च कर दी। इन्हें संभालकर इस्तेमाल करना। अगर ये खराब हो गई तो मेरे पास दोबारा खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, आशु ने कहा, और इस बात पर दुख जताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्लावर उससे और सामान मंगवाए। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने देखा है कि इंटरनेट पर इनकी कीमत बहुत कम है। सेलेस्तारा ने कहा, कीमत तो कम है, लेकिन मेरे पास पैसे कमाने का वक्त नहीं है। बिना इनकम के पैसे कहां से आएंगे? मैंने ये सामान खरीदने के लिए अपनी लगभग सारी सेविंग्स खर्च कर दी, आशु ने कहा। सेलेस्तारा को आशु की बात सही लगी। उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मेरे पास यहां एक चीज है, इसे ले जाकर पैसों के लिए एक्सचेंज कर लेना। मैं इसे माउंटेन पीक पर पत्थर की सीढ़ियों पर छोड़ दूंगी, खुद जाकर ले लो। जो चीज मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो भी वही है। तुम इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन से निपटने के लिए कर सकते हो। अगर तुम ज्यादा बेवकूफ नहीं हो तो वो दुश्मन तुम्हें ढूंढने आएगा और तब वो जरूर मरेगा। क्या चीज है? आशु ने पूछा। तुम्हें जाकर देखने पर पता चलेगा, सेलेस्तारा ने सीधे तौर पर नहीं बताया। आशु के पास कोई और चारा नहीं था। वो चेस माउंटेन की पीक पर चढ़ गया। सच में पत्थर की सीढ़ियों पर दो चीजें रखी हुई थीं, एक डायमेंशनल क्रिस्टल और दूसरी एक छोटी बोन फ्लूट। अगर तुम्हारा दुश्मन फिर से तुम्हें ढूंढने आए तो बोन की फ्लूट बजाना उस समय यह जरूर काम आएगी, और डायमेंशनल क्रिस्टल को बेचकर पैसे कमा सकते हो।
सेलेस्तारा की आवाज पहाड़ी दीवार से आई। आशु ने देखा कि बोन फ्लूट बहुत एंशिएंट और क्रूड थी। उसे नहीं पता था कि ये किस बीस्ट की बोन से बनाई गई थी, लेकिन उसमें से कोई स्पेशल ऑरा फ्लो नहीं हो रहा था। ये किसी ऑर्डिनरी चीज से अलग नहीं लग रही थी। डायमेंशनल क्रिस्टल एक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। इसके अंदर की शैडो जेड ल्यूट की फॉर्म में थी। ये कुछ हद तक गॉर्जस लग रही थी, लेकिन आशु को ये नहीं पता था कि ये प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल किस लेवल का था। वो केवल अपने रहस्यमयी फोन से लौटने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता था। वो डर रहा था कि अगर उसने यहां अपना रहस्यमयी फोन निकाला तो शायद फ्लावर की उस पर नजर पड़ जाती और वो उसे मांग बैठता। ये कहकर नहीं तो वो मारा जाएगा। इस बोन फ्लूट का इस्तेमाल कैसे करना है? आशु ने डायमेंशनल क्रिस्टल को रखकर फ्लूट हाथ में लेते हुए पूछा। जब तुम उसे फिर से देखो तो अपनी सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्लूट बजाना, तब ये अपने आप काम करेगी। लेकिन सुन लो, ये फ्लूट सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसे बिना सोचे समझे मत बजाना, सेलेस्तारा ने कहा। जब उसने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया तो आंसू को फ्लूट को भी रख लेना पड़ा। जब वो माउंटेन की तलहटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि डीजल डायनामो और डीजल ऑयल गायब थे। ये पता नहीं चला कि वे कहां चले गए। फ्लावर ने कोई और आवाज नहीं निकाली और आंसू को अनदेखा कर दिया। ये आंसू के लिए बेहतर था। वो म्यूटेटेड स्टोन ची पर सवार होकर चेस माउंटेन से बाहर निकल गया। चेस माउंटेन से बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत अपना रहस्यमयी फोन निकाला और डायमेंशनल क्रिस्टल की तस्वीर ली, जिससे वो हैरान रह गया। और होता भी क्यों ना, वो डायमेंशनल क्रिस्टल एक मिथिकल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। जेड ल्यूट क्रिस्टल मिथिकल, इन कुछ वर्ड्स ने आशु का दिल दहला दिया और वो लगभग चिल्ला ही पड़ा। हालांकि जैसे ही आशु इसे अपने फोन में डालने वाला था, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। 41 कॉन्स्टिट्यूशन 21 स्पेशल स्टैट, स्पेशल टाइप लाइफ प्रोविडेंस और स्पेशल टाइप लाइफ सोल की रिक्वायरमेंट है। स्टैट्स इनसफिशिएंट होने की वजह से इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसमें स्पेशल स्टैट्स की रिक्वायरमेंट है और साथ ही लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल की भी। मैंने पहले कभी स्पेशल स्टैट नहीं देखा है और नहीं जानता कि इसे कहां से ऑब्टेन किया जाए, और इसमें 41 कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत है। इसका मतलब यह भी है कि मैं एपिक स्टेज पर मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स को मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे एडवांस्ड एपिक एक्सपर्ट भी केवल 40 कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच सकता है। आशु ने यह देखकर निराशा महसूस की। लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल की रिक्वायरमेंट शायद उसके गॉड फील्ड लाइफ प्रोविडेंस और लॉस्ट कंट्री से पूरी हो सकती थी, लेकिन स्टैट्स वाकई ट्रबलसम थे। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन इवेंचुअली उसके पास इसे एब्जॉर्ब करने का मौका था, आम लोगों के उलट, जिनके पास तो ये मौका भी नहीं था। नेचुरली आशु का इसे बेचने का इरादा नहीं था आशु के हिसाब से, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। इस्तेमाल इसे अपने पास ही रखना चाहिए। जब वो इनफ स्टैट्स ऑब्टेन कर लेगा तो वो इसे एब्जॉर्ब करके मिथिकल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को यूज कर सकता था। एपिक स्टेज पर मिथिकल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने भर से ही उसे रोमांच महसूस हो रहा था। क्रिस्टल को केओस स्पेस में रखने के बाद आशु ने अपने हाथ में रखे बोन फ्लूट को देखा। जिस क्रिस्टल को फ्लावर ने यूं ही बनाया था वो मिथिकल लेवल का था। तो ये डेफिनेटली बहुत यूजफुल होगा, चूंकि उसने कहा था कि इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आशु ने इसे आजमाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने फोन से फ्लूट की तस्वीर खींची, लेकिन उसके फोन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बोन फ्लूट को केओस स्पेस में रखने के बाद आशु को कुछ याद आया। केओस बीड में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस मौजूद था और उसने इसमें बेसिक मास्टरी हासिल कर ली थी। हालांकि उसने इसे आगे प्रैक्टिस नहीं किया। यह प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट शायद स्पेशियल नेचर की थी। ये कुछ हद तक गॉड फील्ड एरा के जैसी थी। आशु के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स थी और उसके पास सच में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस को गहराई से समझने का वक्त और एनर्जी नहीं थी। लेकिन अब जब उसने सोचा तो ज्यादा प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स होने से उसे कोई डिसएडवांटेज नहीं था। शायद मिथिकल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स के लिए लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए यह फ्यूचर में यूजफुल हो सकता था। बेशक ये सिर्फ आशु की सोच थी। फिलहाल उसके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केओस को समझने का समय नहीं था। उसे अदर लाइफ सोल्स को कंडेंस करने और उन्हें परफेक्ट बॉडी में एडवांस करने की जरूरत थी। अगर वो मिथिकल स्टेज पर नहीं पहुंच पाता तो इसे फिर से स्टडी करने में देर नहीं होती।
हालांकि उसने फ्लावर का बोन फ्लूट ले लिया था। आशु ने इसे इस्तेमाल करने का प्लान नहीं किया। फ्लावर ने कहा था कि यह बोन फ्लूट उसके दुश्मन के खिलाफ उसकी मदद कर सकती है। लेकिन आशु श्योर नहीं था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी। अगर यह चेस माउंटेन की सील हटाने की चाबी हुई तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। एनकैम्पमेंट में लौटने से पहले आशु का फोन बजा। उसने देखा कि यह महक का मैसेज था। यह मैसेज कुछ समय पहले भेजा गया था, लेकिन आशु को यह रिसीव नहीं हुआ क्योंकि वो नेटवर्क एरिया से बाहर था। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? महक का मैसेज बहुत ही सिंपल था। मैं संभाल लूंगा, इस मैटर के सेटल होने के बाद लौट आऊंगा। आशु ने रिप्लाई दिया। थोड़ी ही देर में महक ने रिप्लाई दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें वो नाश्ता चुकाना होगा जो तुम पर बकाया दिखा। मैं इसे कैसे चुकाऊं? क्या हमेशा खरीदता ही रहूंगा? अगर नाश्ता काफी नहीं है तो इसे लंच से पूरा करो, ठीक है? महक से थोड़ी बातचीत के बाद आशु ने देखा कि सेलेस्तारा ने भी एक मैसेज भेजा है। ऐसा लग रहा था कि उसका फोन चार्ज हो गया था। आशु को यह कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, यह सिर्फ एक फ्लावर है, उसने डायनेमो का इस्तेमाल कैसे किया? मैसेज खोलने पर उसने देखा कि उसने एक इमोजी भेजा था। सीखने में बड़ी तेज है, इमोजी तक इस्तेमाल कर लेती है। आशु ने सोचा। उसने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे चैट में उलझा देगी। इससे उसके बाकी कामों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। जब आशु ने रिप्लाई नहीं दिया तो सेलेस्तारा ने इमोजियों की पूरी सीरीज भेज दी। आशु ने नेचुरली उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद सेलेस्तारा ने पूछा, क्या मैंने इमोजी का गलत इस्तेमाल किया? तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? आमतौर पर ये लोग जिनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता, इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुमने सिर्फ इमोजी भेजे थे। हाई स्कूल के समय एक फीमेल क्लासमेट ने आशु को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था और कभी कभी उसे इमोजी भेजती थी। आशु कभी रिप्लाई नहीं देता था क्योंकि उसे पता नहीं होता था कि उन इमोजी का मतलब क्या है, और ना ही वो जानता था कि रिप्लाई कैसे देना है। ओ, समझ गई, सेलेस्तारा ने अचानक समझते हुए कहा। अब जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है तो तुम्हें बिजली की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑनलाइन जाकर टेलीविजन ड्रामे या कुछ और देख सकती हो, वे बहुत मजेदार होते हैं। आशु ने जल्दी से उसे कुछ क्लासिक कॉमेडी शो रेकमेंड करते हुए कहा। आशु ने मन ही मन सोचा, अगर वो उन टेलीविजन ड्रामों को देखे और उनके कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट्स से इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो एक जोकर जैसी बेवकूफ बन जाएगी। कम से कम उसके मन में इंसानों को मारने का ख्याल नहीं आएगा। ये मेरे द्वारा किया गया एक बड़ा नेक काम होगा। ठीक है, मैं देखती हूं, याद रखना, मेरे नंबर की सर्विस पे करते रहना। अगर मेरी सर्विस कट गई तो तुम मारे जाओगे। वो सर्विस पेमेंट के बारे में भी जानती है। आशु हताश हो गया। थैंकफुली आशु को उससे अभी अभी कुछ फायदे मिले थे, इसीलिए उसे पैसे की परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले फोन पर काफी पैसा बचा लिया था। जब तक वो पागल होकर फोन कॉल्स नहीं करती या इंटरनेट को बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, तब तक उसे इस साल एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह अननोन था कि सेलेस्तारा ने टेलीविजन ड्रामा देखना शुरू किया था या नहीं, लेकिन उसने और कोई मैसेज नहीं भेजा। इससे आशु ने राहत की सांस ली और वो तेजी से एनकैम्पमेंट में वापस चला गया। शाम को सुरावना आशु से मिलने फिर आई, लेकिन उसने देखा कि वो अब तक वापस नहीं आया था। जैसे ही वो लौटने वाली थी, उसने आशु को देखा। आशु, सुरावना ने आवाज दी, डॉक्टर सुरावना, क्या आप भी यहीं रहती हैं? आशु उसकी तरफ चलते हुए बोला, मैं यहां नहीं रहती, मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूं। सुरावना ने कहा, आप मुझसे मिलने आई हैं, क्या बात है? आशु ने हैरानी से सुरावना की तरफ देखा। तुमने मेडिकल टीम को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सुरावना ने पूछा। आशु ने कुछ देर सोचा और कहा, सच कहूं तो मैं असल में कोई इंटर्न डॉक्टर नहीं हूं। ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड केवल कन्वीनियंस के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास इंटर्न डॉक्टर की आइडेंटिटी है तो तुम्हें वही काम करना चाहिए जो एक इंटर्न डॉक्टर करता है ना? मैं इस पूरे समय रैशेज पर रिसर्च कर रही हूं इस उम्मीद में कि इस वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकूं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की थी? अगर तुम्हारी मेडिसिन को प्राइवेट रखना जरूरी है तो तुम्हें मुझे इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद एंटीबॉडी बनती है या नहीं।
क्या इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है? अगर इससे एंटीबॉडी बनती है और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि तुम इसका कुछ अमाउंट तैयार करो। मैं इसे खरीदने के लिए फंड के लिए अप्लाई करूंगी, ताकि इसे सोल्जर्स के लिए वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इससे कैजुअलिटीज की तादाद काफी कम हो जाएगी और फ्यूचर में कॉम्बैट सिचुएशन में यह बहुत मददगार साबित होगा। भले ही इससे एंटीबॉडी ना बने, फिर भी मैं चाहती हूं कि एक बैच बैकअप के लिए खरीदा जाए, सुरावना ने बिना रुके कहा। डॉ सुरावना, मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं की। दरअसल जिन सोल्जर्स का मैंने इलाज किया, उसमें मैंने अपने एक कंपेनियन बीस्ट की एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। जहां तक एंटीबॉडी की बात है, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कंपेनियन बीस्ट की स्किल का असर कितने वक्त तक रहता है। हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी सोल्जर को इस तरह की इंजरीज होती है तो आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं, आशु ने कहा। सुरवाना आंसू की बात सुनकर कुछ हद तक डिसअपॉइंट हुई। कंपेनियन बीस्ट की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल आमतौर पर टेम्पोरल होती है। उनका इस्तेमाल वक्त पर तो काम आता है, लेकिन वक्त खत्म होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता और एंटीबॉडी भी नहीं बनती। आज की एरा में मेडिसिन में कंपेनियन बीस्ट का यूज तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे पास ऐसा कंपेनियन बीस्ट होना डॉक्टर बनने के लिए पहले से ही एक बेहतरीन कंडीशन है। क्या तुम मुझसे कुछ मेडिकल नॉलेज सीखने में इंटरेस्टेड हो? सुरावना को लगा कि आशु के पास ऐसा कंपेनियन बीस्ट होना डॉक्टर ना बनने पर बर्बाद हो जाएगा। आशु ने सिर हिलाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए मेरे पास आमतौर पर ज्यादा खाली वक्त नहीं होता। हालांकि सुरावना कुछ हद तक डिसअपॉइंट थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि आशु में रैशेज को हील करने की एबिलिटी थी। यह अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट थी। इससे कई सोल्जर्स की जान बचाई जा सकती थी। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सुरावना को रियलाइज हुआ कि जिन सोल्जर्स को उस पॉइजन का इंजेक्शन दिया गया था, वे अब उससे इम्यून हो चुके थे। यहां तक कि जब उन्हें रिवर के पास तैनात किया गया, तब भी उन्हें दोबारा रैशेस नहीं हुए। हालांकि डॉक्टर डार्कनेस केवल इपिक क्लास का था, लेकिन वो ऑर्डिनरी कंपेनियन बीस्ट नहीं था। उसका बैकग्राउंड और एबिलिटीज दोनों ही बहुत स्पेशल थीं। आशु अपने रूम लौट आया और आखिरकार उसने अच्छी नींद ली। जब वो जागा तो वो अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ गया और काले ड्रैगन पर हमेशा की तरह एक पाम स्ट्राइक डिलीवर किया। काले ड्रैगन के शरीर पर पहले से ही कई पॉइजन बॉयल्स बन चुके थे, जो पाम स्ट्राइक्स से बने थे। हालांकि वे पॉइजन बॉयल्स उसकी जान लेने में अनेबल थे, लेकिन ये क्लियर था कि काले ड्रैगन की मेंटल स्टेट अब ठीक नहीं रही। अगर दूसरे 8 काले ड्रैगन स्ट्रॉन्ग जवान आदमी जैसे थे, तो ये काला ड्रैगन एक बुजुर्ग आदमी जैसा था, जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में था। उसकी मूवमेंट्स काफी स्लो हो गई थीं और वो काफी कंफ्यूज लग रहा था, मानो उसका माइंड क्लियर ना हो। देखने से लग रहा था कि पॉइजन का उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि उसे पॉइजन से मारने में कितना समय लगेगा। आशु को सबसे ज्यादा उम्मीद एक काले ड्रैगन कंपेनियन बीस्ट ड्रॉप होने की थी। ये क्रिएचर अपनी जंजीरों की वजह से अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी हद तक खो चुका था। अगर उसकी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती, तो आशु को ये काला ड्रैगन 1 मिनट से भी कम समय में मार देता। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा था। अगर वो काले ड्रैगन को एज अ कंपेनियन बीस्ट ऑब्टेन कर पाता, तो उसके पास एक ट्रू मिथिकल फाइटर हो सकता था और उसे बनाना फेरी की तरह अपने कंपेनियन बीस्ट्स को धीरे धीरे नर्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि शुरुआत से उन्हें नर्चर करना थोड़ा मजेदार होता था, लेकिन उनकी कॉम्बैट एबिलिटी वाकई कमजोर होती थी। साथ ही ये प्रोसेस बहुत स्लो भी थी। एग्जाम्पल के तौर पर टायरेंट बेहेमोथ अब भी लेजेंडरी स्टेज पर था और ये अननोन था कि वो इपिक स्टेज पर कब पहुंचेगा। लगातार 2 दिनों तक सेलेस्तारा ने कोई मैसेज नहीं भेजा। आशु फाइनली शांति से पढ़ाई और गेमिंग कर सका। हालांकि आशु ने लगभग सभी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को गेम डेंजन में मार गिराया था, इसीलिए गेमिंग जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं था। अब वो केवल पढ़ने पर फोकस्ड कर सकता था। क्या विक्रांत ने गिव अप कर दिया? कई दिन हो गए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आशु ने रीडिंग में कोई खास प्रोग्रेस नहीं की, इसलिए वो विक्रांत के बारे में सोचने लगा। ऐसे आदमी से लड़ना टेरिफाइंग था, लेकिन उसमें हल्का सा रोमांच महसूस हो रहा था।
उस समय आशु को लगा कि उसके थॉट्स की ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो गई थी और उसके थॉट्स ज्यादा लाइवली और स्पिरिटेड हो गए थे। इसी समय विक्रांत अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी था। बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसे डिमेंशिया हो, क्योंकि वो मोशनलेस वहां बैठा हुआ था। हालांकि उसका शरीर एक अजीब से सैंग्विन ग्लो को इमिट कर रहा था। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। ब्लड हेक्स क्लाउन ने उस बूढ़े आदमी को अपने कब्जे में ले लिया था और उसकी विल को रिप्लेस कर उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया था। यहां तक कि उसकी मेमोरीज भी कंट्रोल में थी। विक्रांत ने बुजुर्ग आदमी की मेमोरीज से एक बहुत बड़ा सीक्रेट ढूंढ लिया। इस बुजुर्ग कैदी के पास असल में एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट था। उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया और इसे एपिक स्टेज तक पहुंचाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। वो ओरिजिनली सोचता था कि फ्यूचर में वो इस मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के सहारे एक ओवरलाइनर्ड बन सकता है, लेकिन मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को एडवांस्ड करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। वो इसे अफोर्ड नहीं कर सका। इसलिए उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने अपने कंपेनियन बीस्ट्स को एपिक स्टेज पर पहुंचाया, उसके क्राइम्स का खुलासा हो गया और एसआईबी ने उसे सीक्रेटली अरेस्ट कर लिया और हेवन प्रिजन में बंद कर दिया। क्योंकि उसकी पोजीशन स्पेशल थी और जिस ऑब्जेक्ट का करप्शन किया गया था वो एक स्पेशल आइटम था जिसे खुलेआम हैंडल नहीं किया जा सकता था। इसलिए ब्यूरो ने इस केस को अपनी कस्टडी में ले लिया। चूंकि वो केवल एक करप्ट क्रिमिनल था, इसलिए ब्यूरो ने नॉर्मल पूछताछ के अलावा उस पर ज्यादा रिसोर्सेज बर्बाद नहीं किए। बुजुर्ग आदमी ने अपने पास मिथिकल कंपेनियन बीस्ट होने की बात नहीं बताई और इसे सीक्रेट रखा। इस बार उसे महमूद ने विक्रांत के पास भेजा था। ओरिजिनली ये इसलिए था क्योंकि उसके पास एक ऐसा कंपेनियन बीस्ट था जो कंसीलमेंट यानी कि छुपने के लिए रंग बदल सकता था। विक्रांत ने स्पेसिफिकली इस बारे में पूछा था, लेकिन विक्रांत ने बुजुर्ग आदमी की मेमोरीज से उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ढूंढ निकाला। वो बहुत ज्यादा खुश था। कैसा बेवकूफ है, इतने पावरफुल मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के बावजूद भी ये ब्यूरो के हाथों इतनी आसानी से पकड़ा गया। ऐसा इंसान इस कंपेनियन बीस्ट के साथ भी कचरा है। हालांकि इसका फायदा अब मुझे मिल रहा है। विक्रांत ने बिना देरी किए ब्लड हेक्स क्लाउन की पावर का इस्तेमाल किया। उसने बुजुर्ग आदमी के शरीर को कंट्रोल किया और उसकी जिंदगी खत्म कर उस कंपेनियन बीस्ट को खुद को ट्रांसफर कर लिया। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी सूखी लाश की तरह गिरा, विक्रांत के हाथ पर एक अजीब सा टैटू अपीयर हुआ, एक बैंगनी रंग की कैट की शेप का टैटू। महमूद, तुमने शायद हर पॉसिबिलिटीज पर कंसिडर किया होगा, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, है ना? इस मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के साथ अब तुमने जो भी रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर लगाई है, वो मुझे रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगी। ब्यूटी फीस्ट का आनंद लेने के बाद मैं डेफिनेटली कैपिटल जाऊंगा और ब्यूरो में हर एक को खत्म कर दूंगा। विक्रांत ने अपने हाथ पर बैंगनी बिल्ली के निशान को देखा और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट बढ़ती गई। जब विक्रांत ने बुजुर्ग आदमी के मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को छीन लिया, उसी वक्त आंसू भी खुशी से भर गया। इतने लंबे इंतजार के बाद डेड मैन ट्री का फ्रूट फाइनली पककर गिर गया था। फोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा क्योंकि आंशु ने गेम में फ्रूट ऑब्टेन कर लिया था। जैसे ही ब्लड के रंग के अवतार ने फ्रूट को पकड़ा, फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। मिथिकल कंपेनियन है, क्या आप इसे इंक्यूबेट करना चाहते हैं? मिथिकल कंपेनियन एक आंशु और खुशी से भर गया। हालांकि उसने पहले से इसकी उम्मीद की थी, लेकिन असली मिथिकल कंपेनियन एक देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने जल्दी से मिथिकल कंपेनियन एक के स्टैट्स देखे। डिमोनिक नियोनेट मोर्टल इवॉल्वेबल, लाइफ प्रोविडेंस, चाइल्ड ऑफ डायमेंशन लाइफ, सोल सुप्रीम, ट्रू डीमन व्हील ऑफ डेस्टिनी, एक स्पिन स्ट्रेंथ 11, स्पीड 11, कॉन्स्टिट्यूशन 11, प्राइमोडियल एनर्जी 11, टैलेंट स्किल, डेमन स्वॉर्ड कंपेनियन फॉर्म। कोई नहीं, ये क्या हो रहा है? आंशु हैरान रह गया और पल भर के लिए सिचुएशन को समझ नहीं पाया। डेमोनिक नियोनेट के स्टैट्स वाकई अजीब थे। आंशु को पहले लगता था कि वो डायरेक्ट एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट को इंक्यूबेट कर सकेगा। आफ्टर ऑल, उसके पास डॉक्टर डार्कनेस का एग्जाम्पल था, लेकिन जाहिर तौर पर चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। उसके मॉर्टल स्टेज और इवॉल्वेबल पोस्ट फिक्स से यह जाहिर था कि यह मिथिकल कंपेनियन बीस्ट की प्राइमोर्डियल स्टेट में था।
फिर भी मिथिकल क्रिएचर के पास मॉर्टल स्टेज पर लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल नहीं होती। उन्हें धीरे धीरे एडवांस होकर इन्हें कंडेंस करना पड़ता है। हालांकि डेमोनिक नियोनेट के पास मॉर्टल स्टेज पर ही लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल मौजूद थी। इसके अलावा उसके पास एक व्हील ऑफ डेस्टिनी भी था, जिसे आशु ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि आशु को यह समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर भी उसने उसे इंक्यूबेट करने का फैसला किया। सफिशिएंट अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बैंगनी कोपर कंपेनियन एक रोशनी की एक स्ट्रीम में बदल गया और आशु के शरीर में फ्यूज हो गया, जिसके साथ ही उसके हाथ पर अंगूठे के साइज का एक बैंगनी बालों वाली बच्ची का निशान अपीयर हो गया। आशु ने डेमोनिक नियोनेट को बुलाई और देखा वो करीब 40 सेंटीमीटर लंबी थी। लगभग एक डॉल के साइज की उसके लंबे बैंगनी बाल थे। उसने बैंगनी कवच पहन रखा था और एक एंशिएंट बैंगनी कोपर स्वॉर्ड पकड़े हुए थी। आशु ने देखा कि उसका चेहरा पहले वाली लड़की से अलग नहीं था। हालांकि उसका साइज काफी छोटा था, जैसे एक नवजात बच्ची। उसने बच्ची को ऑब्जर्व किया और वो भी अपनी आंखें चौड़ी कर उसे घूरने लगी, जैसे वो भी आशु को ऑब्जर्व कर रही हो। ये देखकर आशु को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। डेड मैन ट्री से प्रोड्यूस होने वाले कंपेनियन एग्स अजीब होते जा रहे थे। डॉक्टर डार्कनेस पहले ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन ये हाल ही में इनक्यूबेट हुई। डेमोनिक नियोनेट तो मानो अपना खुद का एक माइंड रखती हो, आशु ने सोचा, और डेमोनिक नियोनेट ने तुरंत उसका ऑर्डर रिसीव कर लिया। उसने अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ी और पास रखी टेबल की ओर बढ़ी। हल्के से छलांग लगाकर वो टेबल पर जा पहुंची और आशु के लिए चाय कप में डाल दी। जब आशु ने देखा कि वो किसी ऑर्डिनरी कंपेनियन बीस्ट की तरह ओबीडियंट है, तो उसे राहत महसूस हुई। उसने उसे और कुछ काम करने को कहा और डेमोनिक नियोनेट ने आशु के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सब कुछ किया। हालांकि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। आशु ने डेमोनिक नियोनेट को वापस बुलाई और अपना फोन निकालकर गेम डेंजन में एंटर हुआ। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने ड्रैगन गेट की मिरियड बुद्धा केव को चूज किया। एंटर होने के बाद उसने डेमोनिक नियोनेट को बुलाई। डेंजन के ज्यादातर मॉन्स्टर्स को आशु पहले ही मार चुका था। मिरियड बुद्धा केव में अब भी कुछ इक्का दुक्का गोल्डन योद्धा बचे हुए थे, लेकिन आशु उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब वो उनका इस्तेमाल डेमोनिक नियोनेट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए कर सकता था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक गोल्डन योद्धा मिला। आशु ने उसे मारने का ऑर्डर दिया और देखने लगा कि क्या वो इसे हरा सकती है। गोल्डन योद्धा लेजेंडरी क्लास का था और उसका डिफेंस लाजवाब था। वहीं डेमोनिक नियोनेट केवल मॉर्टल स्टेज पर थी। लॉजिकली अगर देखा जाए तो वो बच्ची गोल्डन योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि डेमोनिक नियोनेट के पास लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल थी, जो ऑर्डिनरी लेजेंडरी क्रिएचर्स के पास नहीं होते। आशु उसे यहां ये देखने लाया था कि क्या उसके लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल का यूज हो सकता है। डेमोनिक नियोनेट ने आशु का ऑर्डर रिसीव होने के बाद कोई हरकत नहीं की। वो अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड को हाथों में लिए हुए वहीं खड़ी रही और गोल्डन योद्धा को देखती रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।